अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। जनाब, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग भी जहाँ कहीं होंगे इस वक्त ठीक ठाक होंगे और खूब आप लोगों ने अपना वीकेंड अच्छा बनाने के लिए तैयारियां भी कर रहे होंगे और या फिर कर भी ली होंगी, शेड्यूल बना लिया होगा कि आज हमने क्या करना है। और हम भी कोशिश करेंगे कि जो आपका वीकेंड है वो बहुत ही अच्छा गुजरे, इसलिए हम हमेशा की तरह आपके लिए आज भी लाइटर नोट पर जो टॉपिक्स हैं वो लेकर आए हैं और इसलिए आपको हमारे साथ 2 घंटे बरकरार रहना पड़ेगा। बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात करते हैं नौजवान नस्ल के हवाले से। तो टीनेज इंसान की ज़िंदगी का बहुत अहम और फैसला कुन उम्र होती है। ये उम्र का वो हिस्सा होता है जब इंसान को तालीम, करियर और प्रोफेशन समेत जिंदगी के कई अहम फैसले करने होते हैं। नौजवान इस उम्र में पुरजोश भी होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब आंखों में सजाए हुए होते हैं उन्होंने, और जिंदगी का ये हिस्सा तय करता है कि इंसान का तर्ज जिंदगी क्या होगा। इंसान की सोच, उसका इल्म, हुनर, सलाहियतें, महारतें और खूबियां और जो खामियां होती हैं सब किसी उम्र के हिस्से में परवान चढ़ती हैं और इसके साथ इस हिस्से में एहसासात और जज्बात भी गलबा रखते हैं। टीनेज इमोशनल एज समझी जाती है और इस उम्र में प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे ऊपर। घर वालों का प्रेशर होता है, दोस्तों का, और इन सब मामलात को डील करने में मुनासिब रहनुमाई का ना होना नौजवानों को नाउम्मीदी और मायूसी की तरफ धकेल सकता है। टीनेज नौजवानों को कैसे डील किया जाना चाहिए, इस पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नईम अरशद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, करियर काउंसलर और ट्रेनर भी हैं। नईम साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं? थैंक यू सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। नईम साहब, हम बात करें आज के टीन एज में जो चीज़ें हैं, जो मुश्किलात हमें पेश आती हैं, उनको हम किस तरह कोप अप कर सकते हैं, उससे किस तरह निमट सकते हैं। तो टीन एज मेरे ख्याल से वो फैक्टर होता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर्स हमारे ऊपर होते हैं लाइफ के। वो हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी के हो जाए, हमारे वालिदैन के हो जाए, हमारी पढ़ाई के हो जाए, इन सब चीज़ों को। तो उस सिचुएशन में हमारे जो इर्द गिर्द के लोग हैं, हमारे वालिदैन हैं या हमारे टीचर्स हैं, वो किस तरह इस चीज़ को हमारे साथ हैंडल कर सकते हैं? बिल्कुल, इस सवाल पे जाने से पहले मैं बताना चाहूँगा जो व्यूअर्स देख रहे हैं और सुन रहे हैं, टीन एज में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं। फर्स्ट वन जो प्री एज है, जो 11 से 13 साल है। ठीक है। इसी के साथ साथ प्राइमरी एज आती है टीन एज की, जो 13 से 17 साल होती है और फिर 17 से 21 साल होती है। ठीक है। अब ये वो ड्यूरेशन है जैसे आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इसमें हमारी जो मेंटल चेंजेस हैं, हमारी इमोशनल चेंजेस हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारी फिजिकल रिप्रोडक्टिव चेंजेस हैं, वो बहुत रैपिड और फास्ट पेस पे हो रही होती हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन के इसमें किस तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा कंपोनेंट है, दैट इज गार्डियंस, दैट इज फादर एंड मदर, वो किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि पेरेंट्स को सबसे जो पहला फैक्टर है अनकंडीशनल लव के ऊपर आना पड़ेगा। ठीक है, कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं, हम इसको कंडीशन कर रहे हैं कि अगर तुम कामयाब होगे या तुम्हारे सो कॉल्ड ग्रेड्स आएंगे मैट्रिक और इंटर में, तो तुम्हें फला चीज लेके देंगे। तो उसमें तो कंडीशन आ गई। तो वो अनकंडीशनल लव होना चाहिए। सेकंड वन, अनकंडीशनल लव के बाद आता है अनकंडीशनल रिस्पेक्ट देनी है आपने। हाँ, उस पर भी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि ये मेरी इज्जत करेगा तो फिर मैं इसकी इज्जत करूंगा। हाँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये गार्डियंस के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और अगेन इंपॉर्टेंट टीचर्स पे भी इम्प्लीमेंट हो रहा है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी के, क्योंकि स्टैट्स बड़े इसमें डिफरेंट है कि जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है राइट दिस मोमेंट, जो अगेन इंपॉर्टेंट है, मुख्तलिफ सर्वे हैं वो ये बताती हैं कि जो अडोलेसेंस हैं वो 1/3 हमारी पॉपुलेशन है। और अगर आप 1 साल से, यानी कि जब से बच्चा पैदा हो रहा है और 30 साल तक जाएं, तो ये 64% पॉपुलेशन बन रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि टीन एज के ऊपर, और अगेन इंपॉर्टेंट है इसी के साथ साथ टीन एज की जो काउंसलिंग है और उनके जो इश्यूज हैं, क्योंकि आज हमें ये तो पता है कि बच्चे ने ग्रेड्स कैसे लेने और इम्तिहान को किस तरह से विन करना है, बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं पता कि बच्चे के जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जस्ट लाइक बच्चों को सोशल मीडिया एंग्जाइटी के इश्यूज आ रहे हैं, बच्चे को जो उसकी टॉप 3 एंग्जाइटीज हैं वो उसको मालूम नहीं है, बच्चा बार बार बीमार हो रहा है वो उसको पता नहीं चल रहा, बच्चा अगेन इंपॉर्टेंट है कि जो बैड हैबिट्स हैं उसमें क्यों इन्वॉल्व है, ये बच्चे को नहीं पता और गार्डियंस को भी नहीं पता। तो वो किस तरह से पता चलेगा, उसके लिए एक सिंपल वर्ड है, दैट इज कम्युनिकेशन गैप। उस गैप को मिनिमाइज करना पड़ेगा। और
ये वाली एज है मेरे ख्याल से नईम साहब जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होती है, जैसे आप भी कह रहे हैं। इसमें बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी भी हो जाते हैं, उनको जिंदगी के बारे में समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि अब उन्होंने एक करियर अपना, एक ट्रैक अपना जो है ना वो सिलेक्ट करना होता है, वो भी नहीं समझ आ रही होती, गुस्सीले बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसमें ये चीजों को किस तरह फिर वो टैकल करें? गुस्सीले के लिए मेरा ख्याल है बड़ा एक सिंपल फार्मूला है। ग्रेग बैलेंटाइन एक बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस एक्सपर्ट है, उसने एक मुनीबा फार्मूला दिया है, दैट इज कॉल्ड 10-3-2-1-0 फार्मूला। ठीक है। और दुनिया के बहुत बड़े जो बिलियनर्स हैं उनको उसने ट्रेन किया है और उनको जाके उन्होंने बताया है कि आपने अपनी वर्किंग लाइफ को और आपने अपनी सोशल लाइफ को किस तरह से बैलेंस करना है। अब ये फॉर्मूला क्या बताता है कि गुस्सा किस वजह से आ रहा है। फर्स्ट वन 10 क्या है कि 10 घंटे पहले आपने कैफीन लेना छोड़ देनी है। हम तो रात के टाइम चाय पी रहे हैं और बर्गर खा रहे हैं और कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हैं और वो सारे मामला चल रहे हैं। वो कह रहे हैं 10 घंटे पहले आप कैफीन लेना छोड़ दें। लेकिन रात को अगर मैंने 10 बजे सोना है तो मैंने 12 बजे चाय, कॉफी, टी जो भी मैंने लेना है वो मैंने ले लेना है। ओके, ठीक है। 3 आवर्स पहले मैंने खाना खाना छोड़ देना है। अच्छा। हाँ, सोने से पहले। ठीक है। ये 3 का फॉर्मूला हो गया। व्हाट इज 2 फॉर्मूला? स्टूडेंट्स के ऊपर भी, यानी कि बच्चों के ऊपर भी और आपके और मेरे ऊपर भी ये चीज इंप्लीमेंट होती कि 2 घंटे पहले हमने तमाम जो है वो काम काज अपने छोड़ देने। ठीक है। दैट इज 2 फॉर्मूला। एंड व्हाट इज 1 आवर पहले हमने जो मशहूर जमाना जिसकी वजह से आपने कहा कि गुस्सा क्यों आ रहा है, दैट इज मोबाइल फोन एंड गैजेट्स। आईफोन, आईपैड्स, आपके जितने लैपटॉप हैं, जितने भी आपकी ये टूल्स हैं जिससे ब्लू लाइट आ रही है, वो आपके बहुत बड़े सिम्टम्स हैं स्ट्रेस का, आपके गुस्से का बहुत बड़ी रीजन है। तो 1 घंटा पहले आप इसको बंद कर लें। आप 1 वीक प्रैक्टिस करें, यू विल फील अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ। एंड व्हाट इज 0 फॉर्मूला? कि आपने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे का अलार्म लगाया है तो 0, वहां पे आपने जब अलार्म ने वो हिट होना है तो आपने उसको स्नूज मोड पे नहीं लेके जाना, फौरन उठ जाना है। तो ये है वो फॉर्मूला, ये है बेसिक्स जिसके ऊपर हमें आना पड़ेगा। और इसके ऊपर सबसे पहले पेरेंट्स को, हमारी सोसाइटी को खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। हम खुद तो ट्रेन नहीं है, हम खुद रात को 12-1-2 बजे एज फादर एज मदर सो रहे हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बच्चे टाइम पे सोएं? कुछ बेसिक जो है ना घर चलाने के रूल्स सेट करने चाहिए गार्डियंस को कि किस टाइम हमने सोना है, किस टाइम उठना है। आज ग्रेग बैलेंटाइन का तो हम सुन रहे हैं, लेकिन अगर हम आका अलैहिस्सलाम की लाइफ को पढ़ें तो आपकी ये हैबिट रही है सारी जिंदगी, आप इशा की नमाज के 1 घंटे के बाद जो है वो टाइम अपनी फैमिली को दिया करते थे और उसके बाद आप फौरन सो जाते थे और अर्ली इन द मॉर्निंग नमाज तहज्जुद के टाइम उठते थे और अपने जिंदगी के मामलात को लेके चलते थे। और अब तो रिसर्च बता रही है कि आपका सबसे ज्यादा दिमाग 100% प्रोडक्टिव वे में जो काम करेगा वो अर्ली इन द मॉर्निंग करेगा, 4 बजे से 7 बजे करेगा। आज 5 AM क्लब आ गए हैं और ये सारे क्लब्स आ गए हैं, लेकिन ये सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। एग्जैक्टली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुझे बताइए, अगर डिफरेंशिएट करें कि आज के टीनेजर में और जो हमसे पहले वाले जमाने के जो टीनेजर्स थे उनमें क्या मुख्तलिफ चीजें थी और आज के टीनेजर्स को हम किस तरह संभाल सकते हैं? इसमें एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन आज के दौर में बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन गई है। पहले दौर के अंदर अगर देखा जाए तो मोबाइल फोन और गैजेट्स नहीं थे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरी चीज है, बट इसका यूज जो है बेजा यूज नहीं होता था ना तब। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें जो पहले की पेरेंटिंग थी, आज जैसे अब आज हमारे भी बच्चे हैं, तो आज की जो पेरेंटिंग है और आज से 40 साल की पेरेंटिंग में ड्रास्टिक चेंज है। मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अपनी पेरेंटिंग स्किल्स हैं स्पेशली टीन एज के रिगार्डिंग उसको स्ट्रेंथन करें। और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस चलाने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स के ऊपर आने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा ना कि घर को चलाने के जो मामला आते हैं, बच्चों को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें। ठीक है। कुछ दिन पहले, बल्कि कल की बात है, एक मदर की कॉल आई, मेरा एक ही बेटा है। अच्छा। वो टीन एज ऑब्वियसली 12th क्लास में पढ़ रहा है, मेरा एक ही बेटा है, तो सर आप काइंडली एक ऐसी फील्ड बताएं जिसमें ये बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग करे, बहुत ज्यादा पैसे कमाए। तो मैंने कहा आप इसको जो 4 साल पढ़ाना है आपने पैसों के लिए पढ़ाना है या इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ग्रूमिंग के लिए पढ़ाना है? तो यहां से ये पॉइंट सामने आया कि एज पेरेंट्स जब 40 साल पहले वो टीन एज में थे जो आज के टीन एज हैं, अब के चैलेंजेस ज्यादा हैं। बिल्कुल ऐसे ही। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन एज, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया और ये जो डिजिटल एज आई है उसकी वजह से ज्यादा चैलेंजेस हैं।
उन चैलेंजेस को समझने के लिए हमें बच्चे के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। exactly. हमने काउंसलिंग को क्या समझ लिया कि बोलना काउंसलिंग है, बट काउंसलिंग की बेसिक्स हैं, 3 वर्ड्स बताऊंगा। अच्छा, हाँ हाँ, ये 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, कि आप ज्यादा सुने उन्हें, दैट इज लिसनिंग। हम ज्यादा बोल के काउंसलिंग कर रहे हैं, चाहे फादर हैं, चाहे मदर हैं, चाहे हम अगेन इंपॉर्टेंट टीचर हैं, हम ज्यादा बोल रहे हैं, बच्चे को कम सुन रहे हैं। बच्चे को आप ज्यादा सुने कि उसके अंदर क्या चीजें चल रही हैं और उसको आपने किस तरह से अलाइन करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा, जैसे प्रेशर्स की हमने बात की है, और आज के टीनेजर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं। सोसाइटी का प्रेशर है, अच्छे ग्रेड्स लेकर आने उसका प्रेशर है, देन मुस्तकबिल में क्या करना है उसका प्रेशर है, और फिर इन प्रेशर्स को लेकर जब वो चलते हैं और फिर वो नशे के आदी भी बन रहे हैं। इस चीज से निकलने के लिए वो एक फराग चाहते हैं। तो फिर इन प्रॉब्लम्स से किस तरह निपटा जाए? देखिए, अगर बच्चा पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा और अगर उसको फील हो गया है कि जो मुझे प्रॉब्लम है, ये जैसे आपने एडिक्शन की बात की, यहाँ पे सिर्फ आपने नशे की बात की, आज के दौर में 2021 के अंदर एडिक्शन की बहुत सी टाइप्स बन चुकी हुई हैं। ऐसे ही है। और उन एडिक्शंस के बारे में फॉरमोस्ट ड्यूटी है फादर की बेटे को गाइड करना, और फॉरमोस्ट ड्यूटी है मदर की बेटी को गाइड करना कि ये आपके चैलेंजेस हैं, आप एज ऑफ मेच्योरिटी को अटेन कर चुके हुए हैं। अगर आप इन पैरामीटर्स पे जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। एग्जैक्टली। अब बच्चा कब शेयर करेगा? अगर बच्चे को लव मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, केयर मिल रही है, तो वो फौरन जाके अम्मा को, अब्बा को बताएगा कि मेरे फलां दोस्त ने आज मुझे ये चीज दिखाई, मेरे फलां दोस्त ने आज मेरे से ये चीज शेयर की कि मैं तो नशा कर रहा हूँ, या मैं सिगरेट पी रहा हूँ, या मैं कोई और काम कर रहा हूँ। तो अगर बच्चे शेयरिंग नहीं कर रहे तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एज फादर मेरे पे, कि मुझे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि मेरा बेटा और मेरी बेटी क्यों नहीं आके मुझसे डिस्कशन कर। मतलब बच्चों को डांटने डबटने से बेहतर है कि आप खुद में देखें कि आपके अंदर जो लूप होल्स हैं, या जो आपके अंदर जो खला थोड़ी सी रहेगी जिसकी वजह से वो फुलफिल नहीं हो पा रही बच्चों के अंदर, वो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नईम अरशद साहब हमारे साथ मौजूद है, ट्रेनर है, करियर काउंसलर हैं, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही नईम साहब हमारी आपके साथ, और बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर आने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि जनाब आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स पे आप लोगों ने भी काम करना है एज अ मदर फादर, और जो बच्चे भी हमें सुन रहे हैं उन्होंने भी किस तरह अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है। तो मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, बात हो रही थी नौजवानों के हवाले से, तो पाकिस्तानी नौजवान किसी से भी कम नहीं है, और अगर मुनासिब रहनुमाई और रिसोर्सेज मिल जाएं तो ये नौजवान दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दिखाई देते हैं। कोई भी शोबा हाय जिंदगी को ले लें आप, पाकिस्तानी नौजवान कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए हमें नजर आएंगे। पाकिस्तानी नौजवानों की एक और कामयाबी सामने आई है, जिससे हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी समेत पाकिस्तान के 5 तालीमी इदारों के नौजवानों की जानिब से बनाई जाने वाली जो शॉर्ट फिल्म है, जिसका नाम है स्टेज 3/0, बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेले के लिए मुंतखब कर ली गई है। ये फिल्म कैसे बनाई गई है, इस फिल्म की कहानी क्या है, और ये फिल्म फेस्टिवल कहाँ हो रहा है, इसके बारे में हम मजीद भी बात करेंगे, गेस्ट से भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे आपको इसका टीजर दिखाना है, पहले हम वो देख लेते हैं। जनाब, इस फिल्म का टीजर आपने देखा है, और अब इस फिल्म की कास्ट और इनके जो राइटर हैं उनके बारे में आपको बताऊं। राइटर मरताज हमारे साथ मौजूद है, और लीड कास्ट सैयद नुमान भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों? हम बहुत अच्छे हैं। अच्छे हैं, और अब खुश भी हैं मेरे ख्याल से। तो मरताज, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करती हूँ। आप राइटर हैं इस फिल्म के, तो क्या सोचा, इसका विजन क्या था जब आप लिख रहे थे इसको, क्या सोच थी आपकी? अच्छा, मेरे ख्याल से कहानी जितनी सादा दिखती है उतनी सादा है भी और नहीं भी है। अच्छा। और ये एक फ़र्द की कहानी है कि एक फ़र्द किस तरीके से माशरे के अंदर एग्जिस्ट करते हुए, हाउ ही हैज़ बीन बैकड्रॉप बाय डिफरेंट मैनीफोल्ड्स ऑफ सोसाइटल बाउंड्रीज, किस तरीके से एक सोसाइटी जो है वो उसको कैद की करती है, एक माशरा किस तरह से उसको कैद करता है। अच्छा। और उसकी जितनी भी स्ट्रगल है वो बेसिकली एक मटीरियलिस्टिक मैनीफोल्ड के अंदर ही एग्जिस्ट करती होती है। मतलब कि अगर आप बहुत सारा पढ़ भी लो, इवन इफ यू आर एजुकेटेड,
but you're still judged on what you have in your pockets. So this was the main dilemma that the character Firth faces. अच्छा, So that's what it is all about, I guess. ये थीम आपने देखी, तो ये कब से सोच रहे थे आप कि इस पे मुझे बनाना चाहिए ये थीम? मतलब कुछ ना कुछ तो जहन में आता होगा ना कि मैंने, अच्छा तब मेरे साथ ये हुआ या ये चीजें मैंने देखी अपनी सोसाइटी में, दिन जाके मैंने सोचा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखें, हमने पिछले दिनों लॉकडाउन को फेस किया, और लॉकडाउन एक ऐसा इरा था कि जिसके अंदर हर फर्द जो था उसकी आवाज़ घुटी हुई उसको फील होती थी। बिल्कुल, बहुत कुछ कहना चाहता था, बहुत कुछ समझाना चाहता था, लेकिन वो उसके ऊपर बात नहीं कर पाता था, कह नहीं पाता था। तो मेरे ख्याल से उसी लॉकडाउन के अंदर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, अपॉर्चुनिटीज बहुत लिमिटेड थी, बट वी थॉट कि यार नहीं, हमें करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि लेट्स डू इट अ ट्राई, व्हाई डोंट वी जस्ट डू समथिंग विद व्हाट वी हैव। तो बस इसी फिलॉसफी के साथ हमने कहा कि चलो जो अंदर घुटी हुई बातें हैं उनको एक रास्ता दें, उनको एक डायरेक्शन दें, और हमने जो कि किया। बिल्कुल ऐसे ही है। और बस और वो फिर हमारे सामने आ गया। नुमान, आपसे बात करना चाहूँगी, आप मुझे बताइए कब जब मरताज़ ने आपसे बात की होगी कि मैं ये चीज़ करना चाह रहा हूँ और इसमें आप भी रोल प्ले करेंगे, तो क्या सोचा, किस तरह विजन क्या लगा आपको फिर? बेसिकली हम जो मतलब ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, दोस्त सारे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से भी हैं, डिफरेंट इसमें द रीज़न हम सारे इकट्ठे होते हैं उसमें यही थोड़ा सा ये पागलपन है, जिसमें कि रातों रात सोच लिया हमने कि अच्छा ये चीज़ करते हैं, अच्छा। इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। कोई बात रिलेटिबिलिटी फैक्टर, जिस चीज़ से आप गुजर रहे हैं उस चीज़ को जब एक्सप्रेस करें तो आप ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं बेसिकली। एंड जब कोलैबोरेटिव इस चीज़ पे बैठे, मरताज़ ने स्क्रिप्ट हमारे सामने पेश की कि ये चीज़ है, और ऑब्वियसली हम सब इक्वल लेवल इस चीज़ से रिलेट भी कर रहे थे कि यार ये इस तरह है कि इतना हमने पढ़ भी लिया, इतना सोच भी लिया, इतना हमने स्किल सेट भी एक्वायर कर लिया, इतना कुछ कर लिया, लेकिन जिस तरह ये हर आजकल के हर नौजवान का एक डिलेमिया है कि उसके पास सारी टैलेंट भी आ गया, स्किल भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन अपनी पॉकेट की वजह से वो बहुत चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उस चीज़ को बता नहीं सकता, उस चीज़ को डिलीवर नहीं कर पा रहा होता। हमने कहा क्यों ना हम इसी मसले के ऊपर ही ये फिल्म हम इसको कर दें। अच्छा। एंड द प्रोसेस ऑफ द फिल्म, इसको बनाने का तरीका बिल्कुल वैसे था। हमारे पास लॉकडाउन था, कोई रिसोर्सेज नहीं थे, हमने कहा उसी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट समझा गया कि लॉकडाउन के दौरान हमें सारी लोकेशंस खाली मिल जाएंगी, तो रात को 9 बजे 10 बजे 12 बजे 1 बजे बैठ के हम रोडों के ऊपर जाके शूट कर रहे हैं और छुप भी रहे हैं। साथ में SOPs का भी ख्याल रखना है कि इकट्ठे ज़्यादा ना हो जाए, इकट्ठे देखें। एज स्टूडेंट्स आपको पता है जो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है रिसोर्सेज के हवाले से। एंड सबसे मतलब खूबसूरत बात ही थी, आखिर में खुद भी हम इस बात हंस रहे थे इस बात पे कि हमने मतलब एक बहुत लिमिटेड बजट में ये चीज़ कैसे अचीव कर ली है। ये तो चीज़ है कि आप एक सोच को आप जब उसको लेकर चलते हैं और उस पर काम करते हैं ना, वो फिर बहुत ज़्यादा एक चीज़ होती है और आपकी स्किल्स फिर उस पर पता चलती हैं कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मरताज़, कितनी खुशी हुई जब ये नॉमिनेटेड आपको पता चला कि हमारी फिल्म जो है इंटरनेशनली नॉमिनेट हो गई है? देखिए, खुशी तो बिल्कुल थी, और एक रिकग्निशन थी कि शायद हमारी जो बात है हम अगर सुनाएं तो वो सुनी जाती है और सुनी जा सकती है। और but I would say कि it's still part of a journey and there is a lot to go and there is a lot to come yet। और जाहिर है कि पाकिस्तान के से एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आगे जाना और एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, it was nonetheless बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मरताज़ से पहले भी आप फिल्म्स लिखते रहे हो इस बारे में, शॉर्ट फिल्म्स या इस तरह की? जी हाँ, मेरे ख्याल से थिएटर का एक्सपीरियंस ज़्यादा था हमारा। one of the plays was enacted in American Academy of Dramatic Art, तो अलहमरा में भी हमने इस तरह से किया, तो एक्सपीरियंस तो था हमारे पास। अच्छा। लेकिन एक्टिंग, अगर जहाँ तक एक्टिंग की बात करें, it was my first shot and facing the camera for the first time was nonetheless then a surprise to be very honest। camera can be crucial at the moment and बस इस तरह से था, but it was a very nice experience because of the team, how much they were cooperative and supportive, and they were just especially Numan is a senior actor। अच्छा, और ठीक है। तो इन्होंने बहुत काम किया है NCA में, और जेडी हमारे डायरेक्टर साहब, तो उन्होंने जिस तरह से सपोर्ट किया एंड इतना डिफिकल्ट नहीं लगा फिर। मैं ये कह सकता हूं। यू आर टॉकिंग द प्रोसेस। हम इससे पहले लॉकडाउन में एक और फिल्म की थी, अच्छा। अब्बू के नाम से, ठीक है। शॉर्ट फिल्म थी, एंड वो इस तरह से कि हम रात को बैठ के हमने कहा हमने कुछ करना है, ये नहीं पता था क्या, लिटरली नो आइडिया क्या करना है। हम लॉकडाउन में बंद एक जगह पे फंसे हुए, घर भी नहीं जा पा रहे, इवन ईद भी हमारी यहीं पे स्टक हो गए। हमने कहा कुछ करना है,
रातों रात हम एक स्टोरी लिखते हैं, अगले दिन सबको बुलाते हैं, इन्हीं जो कहते हैं ना बंच ऑफ मिसफिट्स हैं सारे ना, इन सबको बुलाते हैं और हम एक दिन में सिर्फ 1500 रुपीज की बजट की जिस पर हमने खाना खाया था। अच्छा। हमने एक पूरी फिल्म शूट की रात तक। अच्छा। अगले दिन हम उसको एडिट करते हैं। हाँ। और फिर मतलब 3rd 4th डे पे हमारी फिल्म रेडी है एंड हम लाइक वी वर सरप्राइज कि वो फिल्म में हमारे 3 से 4 इंटरनेशनल अवार्ड्स विन किए और पाकिस्तान में अक्स फेस्टिवल का था, नायकन फेस्टिवल, रिसेंटली जोकर थिएटर से हमने उसके अवार्ड विन किए। हम कह रहे थे कि अच्छा हमने 1500 में कर लिया, अगर हम इसमें ये कर सकते हैं तो हम इस बजट इस फिल्म में हमारे पास सिर्फ 12,000 का बजट था, ठीक है। जो भी हम सबके अपनी पॉकेट से निकला हुआ था। हाँ, हमने कहा अगर हम मतलब इतने में इतना कर सकते हैं तो नेक्स्ट में अगर हम चलो 15 से 20,000 कर लें तो हम फीचर फिल्म भी बना सकते हैं। एंड इस वक्त हम सारी इसी पागलपन में कि हम ऐसा कर सकते हैं, कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए नुमान, अभी कितने लोग थे आपकी टीम के अंदर, प्रोडक्शन में कितने लोग थे, कितने लोग जो कास्ट में थे? हमने क्या कि हमें तकरीबन टोटल मतलब ये 15 से 20 लोगों की टीम थी। अच्छा। और ये ऐसी टीम थी कि ये सारी यूनिवर्सिटीज के हमारे दोस्त सारे, जैसे उसके पास जो जो स्किल सेट और रिसोर्सेज था, उसने कहा मैं ये पार्ट प्ले कर सकता हूँ, एक ने कहा मैं साउंड कर सकता हूँ, एक ने कहा मैं चलो आर्ट का देख लेता हूँ, एक ने कहा मैं एक्टिंग के हवाले से ये चीज़ देख सकता हूँ। हर एक ने अपने अपने, एक ने मेरे पास गाड़ी है, आपने हिट करना है मेरी गाड़ी यूज़ कर ले। अच्छा। ठीक है, तो हर एक का अपने अपने इनपुट था एंड कोलैबोरेटिवली एक चीज़ हमने कंप्लीट कर ली। उसमें कुछ नाम मैं जरूर लेना चाहूँगी, जिसमें हमारे पास जवाद हैं, हमारे डायरेक्टर थे, वो हमारे इस विजन को पुश करने के लिए हमें बहुत हेल्प करते हैं। जुनेद, सैफ, ये वो लोग हैं जिन्होंने लाइक हर जगह पहुंच जाते हैं, कहते चले लेट्स डू समथिंग। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, आपकी टीम कोलैबोरेशन जो होती है ना वो फिर आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। मरताज, पाकिस्तान में आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटीज़ और जो तालीमी इदारे हैं वो बच्चों को प्रोडक्शन और ये फिल्म थिएटर और इस हवाले से सहूलियात दे रहे हैं? मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी का या जो यूथ का सबसे बड़ा मसला मुझे नजर आता है, आई myself being youth and what problems and what difficulties I face is like हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर डायरेक्शन नहीं मिलती। और इवन दो कि अगर हमारे पास नॉलेज है, टैलेंट है, पोटेंशियल है, लेकिन उसके बाद फिर जो डायरेक्शन ना होना है, डायरेक्शन लेस होना है, उसके बाद फिर वही जो एक सोसाइटी का एक सिस्टम का जो एक वेब है उसके अंदर वो फाइनेंशियल, उसके अंदर वो फंसता जाता है एक इंडिविजुअल, और जो उसका टैलेंट होने के बावजूद वो अगर एक सबमर्सिव पोजीशन के अंदर अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है या सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसा पॉइंट होता है कि जो कि वाकई बहुत अफसोसनाक सी स्टेट होती है। बट द गुड न्यूज़ इज़ दैट पाकिस्तान इट कीप्स ऑन प्रोड्यूसिंग सम वंडरफुल टैलेंट्स लाइक किस तरह से अब्दुल्ला हारिस हैं, किस तरीके से नीचे आए हैं, नीचे से ऊपर आए हैं, दीज आर ऑल इंस्पिरेशंस आई गेस। तो आई मीन अगर तो जहद है, अगर तो पैशन है, तो मेरे ख्याल से वी कैन अचीव एवरीथिंग। मतलब आप ये कह लें कि बच्चों के अंदर भी खुद एक पैशन होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए कुछ ना कुछ सीखने की। हम कहीं ना भी जाएं तो हम YouTube से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमारे इदारे ही, लेकिन होने चाहिए, इदारों को भी काम करने की ज़रूरत है। आप क्या कहेंगे नुमान, क्या हमारे इदारे यहाँ पे इस तरह के मौजूद हैं जो हमें प्रोडक्शन के स्किल्स सिखा रहे हों, या हमें फिल्म या जो मैंने मरताज से पूछा है वो सिखा रहे हो, जैसे बाकी हम ममालिक में देखते हैं तो वहाँ पर ये पूरे एक इदारे मौजूद हैं? बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में ऐसे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। अच्छा। जिसमें मतलब NCA भी वन ऑफ देम इंस्टीट्यूट्स है जो आपको ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। मैं उसकी बात करूं तो सिखाने से पहले वो स्पेस देना, वो जगह देना जहां पे वो अपने आप को ये टेस्ट कर सके कि एम आई कैपेबल ऑफ दिस, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मुझे ये चूज़ करना चाहिए अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में। हमारे लिए प्रॉब्लम ये कि द बैकग्राउंड वी कम फ्रॉम, हमें क्या होता है कि स्पेसिफिक फील्ड्स हैं जिसके बारे में बताया जाते हैं। लाइक आज तक मुझे अपनी फैमिली को ये डिफाइन करते हुए कि मेरी डिग्री क्या है पूरी आधे घंटे की पिच देनी पड़ती है कि मेरी डिग्री है क्या। आई एम नॉट, मैं इंजीनियर नहीं हूँ, ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, ठीक है, मैं फिल्म में अगर जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिजाइन में कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ। तो ये जो अवेयरनेस है ना, सबसे पहले तो मेरे ख्याल से उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल है कि हम लोगों ने इस साइड पे जाना है। लेकिन लोग कहते हैं ना कि आप अपने मतलब उनको समझा नहीं सकते पेरेंट्स को। ये मैं द रीज़न हम ये चीज़ कर रहे होते थे, जितनी भी हमारी एफर्ट्स थी सब चीज़ों में, इसका बहुत बड़ा मैसेज ये था कि अगर आप करना चाहते हो, अब ट्रूली ऑनेस्टली करना चाहते हो, आप में वो पैशन, वो आग है, वो चीज़ है, तो आप ढूंढोगे। जिस तरह हम ये सारे मिसफिट्स एक दूसरे को ढूंढ लिए हमने, एग्जैक्टली हमने ऐसे ही ढूंढ एक दूसरे को कि किस तरह हम एक दूसरे को ढूंढते। जहाँ तक पेरेंट्स और उन चीज़ों की बात है, मैं यूथ को स्पेशली ये चीज़ बोलूँगा कि एक टर्म होती है ग्रूमिंग योर पेरेंट्स। हमेशा कहते हैं कि हमें हमारे माँ बाप बड़ा करते हैं, ग्रूम करते हैं, लेकिन हमारी और उनकी जनरेशन का जो गैप है वो फील इसी चीज़ से होगा कि हम भी उनके पास जाके बैठ के बताएं कि ये नई चीज़ें हैं, आजकल इस तरह भी हो रहा है, तो एक मिडिल ग्राउंड क्रिएट हो जाएगा।
तो अगर हम अभी कर पा रहे हैं, अगर हमारे पेरेंट्स चलें, दे डोंट लव इट बट एटलीस्ट दे डोंट हेट इट, उस पोजीशन पे ले आए हैं, तो एटलीस्ट वो लोग भी आ सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बेशक बेशक, ये जो गैप है, बड़ी अच्छी बात की है नुमान ने कि ये जो हमारा और उनकी जनरेशन का गैप है ना, ये इसी तरह हो सकता है, कम्युनिकेट करके, उनसे बात करके, उनको समझा के कि हम अगर नई टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, इस तेज़ रफ्तार दौर में हम लोग ज़माने में बसा रहे हैं अपने आप को या बसर कर रहे हैं, तो उनको भी उन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मरताज़ मौजूद थे, सैयद नुमान मौजूद हैं, आप दोनों का बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक आपके आगे फ्यूचर का, और जो भी आप आगे नई नई चीज़ें बनाते रहेंगे उसके बारे में भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। हम बात कर रहे थे फिल्म के हवाले से और दोनों जो मेहमान थे हमारे साथ मौजूद थे। किताबों की तो बात हो ही रही है, नॉवेल्स की बात हो रही है, और अब आपको बताऊं को बुक होम ने अजीम फ़लसफ़ियों के हयात, फ़लसफ़ा और नज़रियात के हवाले से एक सीरीज़ शुरू कर रखी है, और जिसमें से 2 किताबों का तारुफ आपसे ऑलरेडी पहले ही करवा चुके हैं, और आज आपका तारुफ जिन किताबों से करवा रही हैं उनमें से एक अरस्तु है, अरस्तु की ज़िंदगी पर है, और दूसरी बुकरात पर है। अरस्तु 385 कबले मसीह में यूनान में पैदा हुए, जिसने अपनी तालीम और दानाई से बड़ा मकाम पैदा किया था। अरस्तु के इल्म और फजल का बहुत शौहरत भी था, और इसलिए अरस्तु को मकदूनिया के बादशाह फिलिप ने शहजादे सिकंदर का अतालीक मुकर्रर किया, और इसी तरबियत के नतीजे में शहजादा सिकंदर आज़म कहलाया, और सिकंदर आज़म ने ईरान की अजीम सल्तनत को फतह करके हिंदुस्तान में जमुना के किनारों तक यलगार की। अरस्तु कदीम यूनान का अजीम तरीन फ़लसफ़ी और साइंसदान था। उसने इल्म की मुतअद्दिद शाखों में इजाफे किए और नई रिवायात भी कायम की, और जबकि दूसरी किताब बुकरात, हयात, फ़लसफ़ा और नज़रियात की अगर बात करें तो बुकरात जज़ीरा कोस में पैदा हुआ। बुकरात वो पहला तबीब था जिसने कहा कि तोहम परस्ती यानी बदरूहें इंसानी जिस्म में बीमारी पैदा नहीं करती हैं। मजीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का मिलता है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात करते हैं सोने शहर लाहौर के हवाले से और इसके जो अवाम है और उनके जो मसाइल हैं उनके हवाले से। तो ड्राइवर्स के एहतजाज के सबब जो मेट्रो बस का जो एहतजाज था और जो हड़ताल वो कर रहे थे वो ख़त्म हो चुकी है, और आज तमाम तर जो सर्विसेज हैं वो भी बहाल कर दी गई हैं। अलाउंसेस ना मिलने पर मेट्रो बस के ड्राइवर्स और अमले की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, जिसके बाइस गज्जुमता से शादरा तक मेट्रो बस सर्विस 5 रोज तक मुकम्मल तौर पर बंद की गई थी। लेकिन गुज़श्ता रोज रात गए मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के बस ड्राइवर्स के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, और मेट्रो बस ड्राइवर्स को अलाउंसेस देने की यकीन दहानी के बाद सर्विस बहाल कर दी गई है। ये मामला था क्या, मुज़ाकरात में क्या तय पाया गया है, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हुकूमत को खुश करने के चक्कर में एलडीए का एक और कारनामा भी सामने आया है कि एलडीए सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की तामीराती लागत में होशरुबा इजाफे का इंकशाफ हुआ है। अपार्टमेंट्स की तामीराती लागत में इजाफे का बोझ अवाम पर डालने की तैयारी कर ली गई है। ये सारा मामला है क्या, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ैनुल आबदीन है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़। ज़ैन, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, मेट्रो अमले की हड़ताल खुदा करके ख़त्म हो गई है और बहाल कर दिया गया है, लेकिन जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना भी 5 दिन करना पड़ा। तो ये मामलात कैसे तय पा गए, क्या इस पे जो पॉइंट्स उठाए गए थे और हुकूमत ने क्या इस पे कहा? अच्छा मुनीबा, जिस तरह आपने बताया कि ड्राइवर्स की एहतजाज रहा, मेट्रो बस बंद रही है, तो ये सरासर ज्यादती ना कि आपने अवाम के साथ भी ज्यादती की कि 2,40,000 मुसाफिर रोजाना की बुनियाद पर इस मेट्रो बस में सफर करते हैं। 4 दिन ये बंद रहने से आप देखें कि आपने 10 लाख मुसाफिरों को डिस्टर्ब किया। फिर उसके बाद वो जो लोग 260 से ज्यादा ड्राइवर्स और अमला है वो अपने हकूक के लिए जंग लड़ा था, उनको भी आपने 4 रोज तक वहां पर गर्मी में बाहर धूप में सड़कों पे बैठाकर एहतजाज करवाया और फिर उनको एट द एंड एक लॉलीपॉप दे दिया। ये मामला ये है कि जब 2013 में मेट्रो बस ऑपरेशनल हुई तो जो तमाम ड्राइवर्स थे उनकी भर्ती की गई, और एक कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह एक कॉर्पोरेट सेक्टर में साइन होता है कि जब आप नौकरी छोड़ेंगे आपको ग्रेजुटी अलाउंस दिया जाएगा। एक ये महकमा लेबर का लॉ है, इसके ऊपर हर ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट होता है।
इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत ये मुलाजिम काम करते रहे और 8 से 9 सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब जब तुर्क कंपनी प्लेटफॉर्म और अल बेराक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को आ गया, 7 दिन रह गए, तो इन मुलाजिमीन ने अपने ग्रेजुटी अलाउंस और दीगर अलाउंसेस लेने के लिए उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें जो पैसे हैं वो अदा कर दिए जाएं, क्योंकि आप तो यहाँ से अब निकल के तुर्की चले जाएंगे तो आपसे तो किसी ने पूछना नहीं है, तो हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं तो हमें उसके पैसे अदा कर दिए जाएं। तो उन तुर्क कंपनी की जो इंतजामिया उन्होंने इनको पैसे देने से इनकार कर दिया और पहली दफा ऐसा हुआ है कि मेट्रो बस के ड्राइवर्स ने एहतजाज किया है। इससे कबल जब से 9 सालों से ये मेट्रो बस ऑपरेशनल है तब से ये टिकटिंग स्टाफ करता है एहतजाज या ये सिक्योरिटी वाले करते हैं। ये पहली बार इनकी तरफ से एहतजाज किया गया कि हमें हमारे पैसे दे दिए जाएं। इसका मतलब जो हड़ताल की गई थी वो जायज थी? वो जायज है ना, उनके मुतालबात हैं। अगर वो जायज ना होती तो इंतजामिया कभी भी उनके मुतालबात के ऊपर ना आती। फिर आखिरकार उनके 5वें दिन एहतजाज के ऊपर जो GM ऑपरेशन है मास ट्रांजिट अथॉरिटी के उजैर शाह, वो उनके पास है। उन्होंने उनसे मुज़ाकरात किए और कहा कि हम इस बात से एग्री करते हैं कि आपको इनसे पैसे दिलवाएंगे, आप लिहाजा मेट्रो बस को बहाल कर दें। अब इसमें हुकूमत की सुस्त रवि है कि आप अगर यही काम पहले दिन कर लेते तो लोगों को ये मसाइल का सामना ना करना पड़ता और ना ही इन बेचारे गरीब लोगों के लिए ये मसाइल होते। लेकिन इस मेट्रो बस के मामले पर जब से ये हुकूमत आई है मुसलसल गफलत बरती जाती है। नंबर ऑफ टाइम्स आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनके शीशे टूटे हुए हैं, ये कभी खराब हो जाती कर रहे। ये सारी चीजें, ये इसकी वजह, बुनियादी वजह ये है कि ये हुकूमत इस मेट्रो बस के ऊपर कोई तवज्जो मबजूल नहीं करना चाहती। अब इनके साथ जो एग्रीमेंट ये तय हुआ है कि विद इन 7 डेज इनको ये इनके ग्रेजुएटी अलाउंस बनता है वो इनको अदा कर दिया जाएगा और जब तक जो तुर्क कंपनी का मुआहदा खत्म हो रहा है उनके जाने से पहले पहले इनको पैसे मिल जाएंगे। तो अब इन ड्राइवर्स ने मशरूत अपनी जो एहतजाज है वो खत्म कर दिया है और मेट्रो बस को ट्रैक पर ले आए हैं। अब मेट्रो बस ट्रैक पर ले आए। अब मेट्रो बस का जो स्क्वाड है ना वो है 64 बसों का। अगर 64 बसें चलती हैं तो फिर 2,40,000 मुसाफिरों को फैसिलिटेट किया जाता है। अब हुकूमत और मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने नया काम शुरू कर दिया है कि 64 की बजाय सिर्फ 34 बसें ट्रैक के ऊपर लेके आए। बाकी 30 बसें अभी भी मेट्रो बस डिपो में खड़ी हैं। उसकी 2-3 रीजन है। एक तो मेट्रो बस का जो इनके साथ तुर्क कंपनी के साथ इनका एग्रीमेंट साइन हुआ है उसके मुताबिक हर 5 मिनट बाद हर स्टेशन पर मेट्रो बस का आना जरूरी है। अब इनो मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने क्या किया है कि इस ड्यूरेशन को 12 से 15 मिनट पे ले गए हैं और बसों की तादाद दूसरी तरफ कम कर दी है। अब इससे ये होगा कि एक तो इनकी फ्यूल की मद में बचत होगी हुकूमत की, और फिर जो ये फ्रेट पे करते हैं, फेयर पे करते हैं कंपनी को, उसकी मद में इनकी बचत होगी। लेकिन आवाम दूसरी तरफ खार हो जाएंगी। एक तरफ कोरोना SOPs हैं कि 50% स्टाफ या 50% लोग होने चाहिए किसी भी जगह पे, तो जब आप उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा करेंगे तो अल्टीमेटली स्टेशन के ऊपर मुसाफिरों का रश बढ़ेगा और वो रश अल्टीमेटली उन्होंने घर थोड़ी जाना, बस में सफर करना, तो बस खचाखच भर जाएगी, तो उससे कोरोना SOPs की भी खिलाफ वर्जियां होंगी। तो अब ये इस पॉलिसी के ऊपर आ गए। इनफैक्ट जिस भी तरफ से मेट्रो बस को छेड़ा जाए ना, इसमें से फॉल्ट नजर आ रहे हैं। ये हुकूमत ना मेट्रो बस को बेहतर करना चाहती है ना ऑरेंज ट्रेन को इसी तरह चलते देखकर खुश रहती है, जिसकी वजह से लोगों को ये मसाइल का सामना करना पड़ा। एग्जैक्टली। अब आपके प्रोग्राम में मैं 2-3 दफा जिक्र कर चुका हूं कि इस वक्त शहर में किसी भी तरह का कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं चल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। खार हो रहे हैं आपके प्रोग्राम के सुनने वालों के लिए, अगर वो ट्रांसपोर्ट पे सफर कर रहे हैं तो उनके लिए एक ही जरिया है कि या वो स्पीडो पे सफर कर रहे हैं, मेट्रो पे या ऑरेंज ट्रेन पे, या अदरवाइज उनके लिए चिंची रिक्शाज मौजूद हैं। तो कम अज कम इस गवर्नमेंट को चाहिए कि जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसके ऊपर तो तवज्जो दें। उसमें तो लोगों की सहूलत के लिए कोई ना कोई काम करने चाहिए, लेकिन कोई जूं तक नहीं रेंग रही, जो मर्जी कहते हैं। इतनी ज्यादा हमने इस पे बात भी की है ज़ैन, आपको बुला बुला के हम लोगों ने इस पे बात की है कि शायद इनको कुछ समझ आ जाए, लेकिन
कुछ भी समझ नहीं आ वो है नहीं, वो देर आए दुरुस्त आए। ये इस तरह करते हैं, ये हमेशा देर कर देते हैं। वो एक पता नहीं, वो बड़ी अच्छी गजल भी है कि हमेशा देर कर देता हूँ। हाँ, तो इसी तरह इनका भी है कि हमेशा देर कर देता हूँ। अगर फिर बाद मेट्रो बस पे अगर इसके मुज़ाकरात करने होते तो आप पहले दिन कर लेते। पहले दिन भी आपने उनको यही कहना था कि ठीक है हम आपके पैसे देते हैं। तो ये 5 दिन का क्यों रोना रोया आप लोगों ने जब यही मुज़ाकरात करने थे? ज़ैन, इस पे हमने बात कर ली। एक और मसला है जो इस पे बात करनी है एलडी अपार्टमेंट्स के हवाले से, उसके बारे में बात करेंगे। जनाब, मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब बात करते हैं एक ऐसे वाक़े की जिसने हम सबको झिंझोड़ कर रख दिया है। जब पूरा पाकिस्तान जश्न आज़ादी मना रहा था, हर तरफ खुशी का समा था, बाजे बजाए जा रहे थे, और ऐन उसी वक्त कौम की एक बेटी अपनी इस्मत बचाने के लिए चीखों पुकार कर रही थी। मर्दों के उस हजूम में कोई भी एक इंसान नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। दिन दिहाड़े 2.5 घंटे तक उसके साथ दस्तदराजी की जाती रही। उस जवां साला लड़की को हवस का निशाना बनाया जाता रहा। उस वाक़े ने पूरी कौम की बहनों, बेटियों और माओं के अंदर एक इनसिक्योरिटी पैदा कर दी है कि क्या इस मुआशरे में कोई भी महफूज नहीं है। इस मुआशरे की 7 साला ज़ैनब उन दरिंदों से महफूज है, ना ही 10 साला फरिश्ता। इस मुआशरे में ना ही कमसन बच्ची महफूज है, और माजूर बच्चियां तक जिनसी ज्यादती का निशाना बना दी जाती हैं। मीनार पाकिस्तान में दिन की रोशनी में हवस और दरिंदगी का निशाना बनने वाली आयशा ने इस मुआशरे की हर औरत के तहफ्फुज़ पर सवालिया निशान लगा दिया है। पाकिस्तान में औरत आखिर कहाँ महफूज है? औरत के तहफ्फुज़ के लिए बनाए गए कवानीन और इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले दावों के बरक्स खवातीन के खिलाफ जराइम में इजाफा होता ही जा रहा है। औरतें आखिर करें तो क्या करें? इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर सहर चावला हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। डॉक्टर सहर, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जागो लाहौर में कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत मायूस, दिल बर्दाश्त और परेशान सभी इस वक्त, जितनी भी औरतें और जितनी भी माएँ बहनें हैं, वो इस वक्त सभी बहुत परेशान हैं और दिल बर्दाश्त हो चुकी हैं। और ये जो मीनार पाकिस्तान का वाक़या हम सबके सामने आया है, ये बेशक काबिल मजम्मत है, और वो हम सबके लिए एक अलमनाक सिचुएशन बनती जा रही है कि उसी खातून के ऊपर इल्ज़ाम तराशी अब शुरू कर दी गई है कि वो शायद कपड़े ठीक नहीं पहन कर गई हुई थी। मतलब हम खुद को बरीउल ज़िम्मा कहने के लिए विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? वो जो बच्ची है जिसको ठट्ठा में कब्र से निकाल के उसका रेप किया गया, वो कब्र में लगता है कफन ठीक पहन के नहीं गई थी, है ना? या फिर वो जिस लड़की की अभी 12 अगस्त को शादी हुई थी 22 साल की, और उसके शौहर के सामने उसका रेप कर दिया गया, लगता है कि उसका लहंगा नीचे से फटा हुआ था। वो लहंगा नहीं था, वो मिनी स्कर्ट थी, है ना? और वो जो 10 साल की बच्ची है जो अंधी थी 19 अगस्त को ओकाड़ा कैंट में, जो मेंटली डिसेबल्ड भी थी, जिसका उसकी माँ के सामने रेप किया गया है, तो लगता है कि उसकी आंखें क्योंकि नहीं थी तो इसका मतलब है कि वो पजामा या कमीज पहनना भूल गई थी। इन सब सवालों का जवाब ये है, मसला चादरों में नहीं है। मैं यहाँ पर फहाशी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, और मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि ज़िंदगी गुजारने के कोई ज़वाबित या कोई कवानीन नहीं होते हैं और आपको शर्मो हया का दामन छोड़ देना चाहिए। लेकिन मसला यहाँ चादरों दुपट्टों में कमीज़ों की लेंथ में नहीं है, मसला यहाँ गंदगी जो है ना जहनों में, जो गलाजत है उसमें है। और उसका सबसे बड़ा सबूत हमारे पास ये है कि अभी हमारे पास जो विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो गई है, एक तो इसका हम इस बारे में बात क्यों करें कि जिसके साथ ये हुआ है क्या उसको दुख महसूस हो रहा है या नहीं? हम इस बारे में बात क्यों ना करें कि जो हुआ है वो क्या हुआ है, जो हुआ है क्या वो सही हुआ है, जो हुआ है क्या वो एक इस्लामी माशरे की, यहाँ तक कि क्या वो एक इंसानी माशरे की अक्कासी करता है, जो हुआ है क्या वो हमारी रूहों को झंझोड़ने के लिए काफी नहीं है, जो हुआ है क्या वो हमें रातों को नींद से बेदार करने के लिए काफी नहीं है, जो हुआ है क्या वो दिन रात आंसू बहाने के काबिल नहीं है, आंख उठाने के काबिल इसी काबिल है। ये तो हमारे सामने बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं। कल ही एक और केस सामने आया है कि रिक्शे में रिक्शे में और लड़कियां बैठी हुई थी और लड़कों ने बेट लगाई और उसने जाके उससे भी
दराजी करने की कोशिश की और वो भी वीडियो सबके सामने आ गई है। दिन 14 अगस्त पे ही वहाँ पे एक और लड़की के साथ भी यही सुलूक किया गया, लेकिन उसने छड़ी वहाँ पे उठा ली और उनको मारने की भी कोशिश की गई। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये मुल्क की आजादी का दिन था या ये दरिंदों की आजादी का दिन था। Exactly. कि जो हमारे यहाँ के छठे दरिंदे हैं, जो बेहुदा माशरे का बीच में गलीज गंद है, जो कचरा कूड़ा हमारा बीच में ज़ाहिर है हर माशरे में ही होता है, जो भरा हुआ है, उस दिन की आजादी का दिन था। किस किस बात पे आप पाबंदी लगाएंगे? औरत बाजार क्यों गई है? औरत नौकरी करने क्यों गई है? अगर पता था इस दिन रश है तो क्यों गई है? फ्ला कॉन्सर्ट में क्यों गई है? आप अपने दिमागों का गलाजत का इलाज क्यों नहीं करते? और किसी ना किसी को मैं कब से ये बात कह रही हूँ, इबरत का निशान क्यों नहीं बनाते हैं? जब तक हमारे यहाँ पर कोई इबरत का निशान नहीं बनेगा, जब तक चौराहे में सरेआम सड़क के ऊपर, जब मोटरवे इंसिडेंट हुआ था तब भी मैंने डिफरेंट मीडिया हाउसेज में बात की थी कि निशाना बनाएं। अगर उस मोटरवे वाले गलीज घटिया इंसान को, उस जानवर को, उस क्रिमिनल को, अगर उसको चौराहे में सजा दी गई होती, कहां है उसकी सजा? मुझे वो इबरत बना हुआ अभी तक नजर नहीं आया। तब भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादे किए थे, नूर के केस में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादे किए थे, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अब तक हालांकि उसने कत्ल किया हुआ है, खुलेआम सांड की तरह फिर रहा है। और अब भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो एक ट्वीट आ गई है कि जी वादा किया हुआ है, वो आमिर लियाकत साहब की आई थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत गुस्से में है। प्राइम मिनिस्टर साहब गुस्से के बाद अमल भी लाएं, क्योंकि इन सारी जो नाइंसाफियों का बोझ है, आप मुल्क की क़यादत कर रहे हैं, आपके कंधे पे आता जा रहा है। ये एक आप जवाबदेह हैं, जवाब दीजिए, हमें इंसाफ चाहिए, किसी को इबरत बनाएं। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये गलाजत जो है, ये जो सेक्सुअल वायलेंस है, ये जो सेक्सुअल क्राइम है, ये इस हद पे जा चुका है कि जब तक कोई इबरत नहीं बनेगा, वो जो होता है ना कि जो लोग पालतू कुत्ते पालते हैं मुनीबा, ठीक है, जब वो अपने हवासों से बाहर हो जाते हैं ना, तो उनको सेक्सुअली कंट्रोल करने के लिए, बांधने के लिए उनकी कैस्ट्रेशन करा दी जाती है ताकि वो घरों में सुकून से रहें। तो इन जानवरों की भी करें ताकि ये ठंडे हों और ये सुकून से रहें, और ये माओ बहनों बेटियों को इबरत का निशाना ना बना सके। लोगों के जो बाप हैं, लोगों के जो भाई हैं, जो हमारे शरीफ शुरफा हैं, जो हमारे अच्छे मर्द हैं यहाँ पे, वो डरते हैं अपनी बेटियों को इतना पढ़ाने, इतना इन्वेस्ट करने के बावजूद भी उनको नौकरी पे भेजते भी, हालांकि वो उन्हें पता है कि बाहर जाके दरिंदे बैठे हुए हैं, ये लोग हमारे माँ बेटियों की इज्जत को नहीं देखेंगे, हालांकि उनके घर भी माँ बहनें होती हैं। और जब उनके ऊपर कोई मतलब वो मारने मरने पे आ जाते हैं अगर उनकी माँ बहनों को के बारे में कोई बात की जाए, लेकिन वो दूसरों की माँ बहनों को माँ बहनें नहीं समझते। मुनीबा, एक तो होते हैं ना एक्टिव क्रिमिनल्स, एक अपने माशरे में जो लोग विक्टिम ब्लेमिंग करें, मैंने ना उनका नाम पैसिव क्रिमिनल्स रख दिया है, क्योंकि ये उन क्रिमिनल्स के एक्ट को जस्टिफाई करें ना। ये भला कौन से लोग हैं? मैं आपको बताती हूँ पैसिव क्रिमिनल्स कौन से लोग हैं जो कहेंगे अच्छा हुआ है, गई क्यों थी, देखा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि उससे कि जनाब ये टिकटॉकर थी और इसकी जो टिकटॉक पर वीडियोस थी वो बहुत ज्यादा बोल्ड थी और इसकी वजह से इसके साथ ये होना चाहिए था, ये डिजर्व करती थी। तो इसका क्या ये मतलब है कि 400-500 मर्द जो है एक औरत के साथ ये सलूक करें, उसको तशद्दुद का निशाना बनाए या उसके साथ दस्तराजी करे? एक तो मैं बता दूं कि सारे के सारे यहाँ पर इस मजमे में, इस दुनिया के मजमे में गुनाहगार हैं। कोई भी शरीफ नहीं है, कोई भी फरिश्ता नहीं है, कोई भी पैगंबर और अंबिया नहीं है, यहाँ तक कि वो भी हिसाब से महफूज नहीं है। अगर किसी में कोई और गलाजत है तो आप में कोई और गलाजत है। अगर किसी गलाजत की वजह से आपको लगता है कोई कुछ डिजर्व करता है तो आप अपनी गलाजतों की वजह से शायद अगले वक्त की रोटी भी डिजर्व नहीं करते हैं। किसी को हक नहीं है किसी को कटघरे में खड़ा करने का। और ये बात कल भी मैंने एक टीवी चैनल पे बोली है, मैं आज भी बोलती हूँ कि अगर एक तवाइफ भी जो सरेआम खड़े होकर अपने जिस्म का सौदा करती है, वो भी अगर सड़क पे आ जाए और उसका भी कंसेंट नहीं है, कंसेंट इज अ थिंग, डू यू गेट इट? अगर उसका भी कंसेंट नहीं है, उसको कोई उंगली नहीं लगा सकता, इजाजत नहीं होनी चाहिए। एंड दिस इज नन ऑफ एनीबडीज बिजनेस कि वो इस वक्त क्या फील कर रही है और क्या नहीं फील कर रही है। उसको जस्टिस मिलनी चाहिए, इस हीनियस क्राइम को जो है इसको एड्रेस होना चाहिए, इस पर सजा होनी चाहिए। और हमारी जो गवर्नमेंट है इस वक्त, हमारे यहाँ पे इमरान खान साहब, मैं अगेन आपको एड्रेस कर रही हूँ, जिस तरह आप मेंबर पे खड़े होके चीखते हैं ना ऑपोजिशन ये वो, तो इनके लिए भी चीखे ना खड़े होके। वो जोश और वलवला आप में अभी क्यों नहीं आ रहा है? वो आप में अभी आना चाहिए। अब तो आप इलेक्शन भी जीत के, अब तो आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये केसेस इतने ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए, एड्रेस करें ना इनको। उतने जोश उतनी नफरत जितनी ऑपोजिशन के लिए दिखाते हैं, जरा आप इन क्राइम्स के लिए भी दिखाएं आप। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब तक इन लोगों को करार वाकई सजा नहीं दी जाएगी, एक एग्जाम्पल नहीं सेट की जाएगी, लोग इस चीज से मेरे ख्याल से बाज नहीं आएंगे। और दूसरा हम देखते हैं कि पाकिस्तान में यही लोग ये चीजें कर रहे होते हैं और जब ये बाहर चले जाते हैं डॉक्टर सहर, तो ये लोग इतने सिविलाइज्ड हो जाते हैं, मतलब इनसे बेहतर कोई है ही नहीं है। वहां पे क्या कानून बहुत ज्यादा है, इसलिए इनको पता होता है कि हमें भाई वो उठा के जेल में डाल देंगे और हम बाहर नहीं निकल सकते।
ये सिर्फ वो कहते हैं ना कि जिस गलाजत, इसलिए मैं तो आपको कह रही हूँ कि बात तरबियत से और रिफॉर्म से तो बहुत आगे निकल गई है ना। इनके अंदर से गलाजत मिटाना तो मुश्किल है, तो इनको इबरत बनाए ना। इनको पता है ना कि वहां पर हमें इबरत बना। वैसे बाहर के मुल्कों में भी सेक्सुअल क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा सेक्स क्राइम्स वैसे वहीं पर ही रिपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन जहां पर ये चीजें एड्रेस होती हैं, जहां पे मैं कहती हूँ शरिया के लॉ आप लेकर आए, जहां पर शरिया के लॉ एड्रेस होते हैं ना, वहां पर किसी की हिम्मत नहीं होती। तो हमारी जो माएँ हैं या जो तरबियत कर रही हैं अपने बेटों की, उनमें वालिद भी शामिल हैं। उन लोगों को किस तरह तरबियत करनी चाहिए कि अपने बेटों को बिठा के, जिस तरह बेटियों को समझाते हैं कि बाहर निकलना है तो आपने किन पैरामीटर्स का ख्याल रखना है, इस तरह बेटों को भी समझाएं कि कंसेंट क्या होता है और वो कितना अहम होता है, कि अगर कोई लड़की नो बोल रही है तो उसका मतलब ना ही है, उसको अपनी ईगो पर नहीं लेना। देखिए मुनीबा, आप लोगों में से जो भी लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मेरी इन मामलात पर हमेशा बहुत न्यूट्रल गुफ्तगू रही है, और मैं लड़कियों को भी अक्सर डांटते पाई गई हूँ, ठीक है। यहाँ पर आज मैं माँ को ये समझाना चाहूंगी कि जिस तरह एक एक बात पर अपनी बेटी को बैठ के टोकती है ना, अपने बेटे को भी बिठा के टोकें। और इसकी शुरुआत इससे होती है कि आप अपने बेटों को बताएं कि इससे भी हो सकती है कि अगर आप मोस्टली घरों में देखते हैं भाइयों को आदत है बहनों को ऑर्डर देने की, ठीक है, यू कैन टेल योर सन्स कि योर डॉटर कैन बी टायर्ड एंड शी इज नॉट इन अ मूड कि वो आपके लिए खाना, कोई बुरी बात नहीं है अपने भाई के आगे खाना वगैरह रखना, मुझे ये प्रैक्टिस बहुत पसंद है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बेटी जो है वो टायर्ड है, वो नहीं करना चाह रही है, तो आप उसको करने से यू कैन नॉट इम्प्लीकेट दिस ऑन हर। फिर हमारे यहाँ पे जैसे किसी की शादी होती है, जो बहू नई नई शादी करके आती है, तो उसको पहले बताया जाता है कि पहले 5-6 साल ये कॉम्प्रोमाइज के हैं, बस ये पहले 5-6 साल तुम बर्दाश्त कर लो, उसके बाद यानी अपनी जवानी वो गाल दे उसमें। और उस 5-6 साल में पता क्या होता है, उस 5-6 साल में उसकी वो कंडीशनिंग करती जाती है। मैं आपको बीच बता रही हूँ कहाँ पे गलत है, कि उसकी विल मर जाती है, उसको पता ही नहीं उसको नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है अपनी राय का इजहार ना करना। ये बहनों से लेके, बहुओं से लेके, बेटियों से लेके, ये हर रिश्ते पे लागू होता है। अब हमारे यहाँ पे मर्द कंडीशन ये हुई है कि उनको किंग फील कराया जाता है। अगर लड़का जो है वो स्कूल से आए तो बहन को कहा जाता है कि उसके लिए शरबत का ग्लास बचपन से ही उनको ये फील कराया जाता है। मियाँ बीवी दोनों नौकरी करते होंगे, दोनों घर से आएंगे, लेकिन बीवी के माइंड में होगा कि जाते ही मैंने सबको करना है, सबको सर्व करना है। तो जब और पता है क्या, बच्चे ना मोस्टली स्पीच से ज्यादा वो सीखते हैं जो अपने पेरेंट्स को प्रैक्टिस करते देख रहे होते हैं। जब वो अपने माँ बाप को, बापों को, माओं की इज्जत करते देखेंगे और उनको बाहर की औरतों को जिनके साथ वो ऑफिस में काम करते हैं घर आके नेम्स कॉल आउट करते और उनके डिफरेंट चीजों का मजाक उड़ाते नहीं देखेंगे और अपनी कॉलीग्स की इज्जत करते हुए देखेंगे ना, तो उनको भी समझ आ जाएगी कि हमने घर के बाहर भी औरतों की इज्जत करनी है और वो भी इज्जत के काबिल है। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तरबियत करने की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है यहाँ पर। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद थी, सोशल एक्टिविस्ट है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा इस पे डिस्कस करके आपके साथ। और आप लोगों से भी जनाब यही दरख्वास्त है कि ये जो वाक़यात हमारे सामने रूनुमा हो रहे हैं, ये हम सबको अंदर से झिंझोड़ रहे हैं कि हम किस माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर हम ना अपने घर पर महफूज है, ना हम बाहर महफूज है, और इवन कि हम कब्र में भी महफूज नहीं हैं। ये अलमिया बनता जा रहा है हमारे माशरे का। यहाँ पर मुझे इजाज़त लेनी है आप लोगों से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते आप मिर्ज़ा गालिब की गज़ल है और राहत फ़तेह अली खान की आवाज़ में सुनिए, कोई उम्मीद बर नहीं आती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मंडे को दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।